हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिटरमाइन के मेथड्स क्या हैं, उन सभी चीजों को हमने स्टडी किया था, अपने सीखा था। लेकिन अभी कुछ टॉपिक आपके रह गए हैं, जैसे मेथड्स टू डिटरमाइन द एंगुलर मेजरमेंट्स। एंगुलर मेजरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। हमें यह पढ़ना है कि व्हाट इज द प्रिसीजन इन सर्वेइंग, व्हाट इज द परमिशिबल लिमिट, परमिशिबल एरर इन सर्वेइंग। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और इसी के साथ ही आज आपका ये यूनिट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल पर आ चुके होंगे और इस चैनल पर जो है अपडेट हो चुके होंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आएंगे आप। और जो है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, जिससे आने वाली, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप अपडेट रहें, वेल अप टू डेट रहें, आप तक आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको अपडेट होती रहे, मिलती रहे जो है। क्योंकि ये जो जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल चैनल, क्योंकि आपको पता है कि नया चैनल है और स्पेशली आप सभी के लिए डेवलप किया गया है, तो इस चैनल को एक सुपर लेवल तक ले चलते हैं जो है। और ये पॉसिबल है केवल आपके हेल्प से, आपके सपोर्ट से जो है। और यहां पर एक बेस्ट वे, एक बेस्ट मेथड आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इंजीनियरिंग प्रिपरेशंस, फॉर एग्जामिनेशन, फॉर अपकमिंग इंजीनियरिंग एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स। उनके लिए अपने आप को मेंटेन रखिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी वेल प्रिपेयर नोट्स के साथ रेडी होंगे, तैयार होंगे मेरी इस क्लास को अटेंड करने के लिए। तो चलिए, अब बिना आपका एक क्षण गवाए और बिना आपको जो है आपका वेस्ट किए टाइम, इस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज कर दीजिएगा। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस चैनल को जो है आगे ले चलते हैं। दैट इज, हम लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था मेथड्स टू डिटरमाइन डिस्टेंस। अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल्स। मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल्स, वो भी तो आप सीखोगे। डिस्टेंस आपने मेजर करना सीख लिया भाई, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब इतने ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, अब उसमें से आप जो भी आपको एज पर साइट, एज पर कंडीशन जो है बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन आपको बता दिया, लेकिन बेटा यूनिट कन्वर्जन मैं आपको बता दूं, जो भी यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताया है वो सब यूनिट कन्वर्जन आपका यूपी के लिए एप्लीकेबल है। आप उसको एमपी, बिहार या जो है हरियाणा में मत यूज करने लगना, बिकॉज हर जगह का थोड़ा सा मेजरमेंट में चेंज होता है, लेंथ में। जैसे अपने यहाँ 3025 वर्ग गज का 1 बीघा लिया जाता है, वहां पर हरियाणा में लगभग 1600 समथिंग का ही लिया जाता है, वर्ग गज का ही। तो डिफरेंट है डियर जो है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। जो भी कन्वर्जन मैंने बताया है स्पेशली वो एप्लीकेबल है फॉर उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे यूपी के लिए, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल। मेथड्स टू डिटरमाइन, METHODS, methods to determine, TO2 determine, DETERMINE, methods to determine एंगल्स। एंगल्स को डिटरमाइन करने का, ठीक है। एंगल भाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये भी तो जरूरी है। एंगल्स भी तो हमें डिटरमाइन करना है। तो एंगल्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल्स। देखिए, सर्वेइंग में एंगल डिटरमाइन करने के लिए जनरली दो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वही यूज किए जाते हैं, एज लाइक कंपास, थियोडोलाइट, बॉक्स एक्सटेंड, ठीक है। इसमें दो हैं आपके डियर। फर्स्ट है आपका कंपास। कंपास दिक् सूचक जिसे बोलते हैं, COMPASS, कंपास फर्स्ट। और सेकेंड है आपका, सेकेंड जो आपका आता है दैट इज, सेकेंड नंबर पर जो आता है 1 आपका है ये, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। 1 है आपका कंपास। इसके बाद सेकेंड आता है दैट इज थियोडोलाइट है आपका, बॉक्स एक्सटेंट है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन जो है यहां पर आपको अभी इतना ही पता करना है, देखना है। दैट इज थियोडोलाइट,
बॉक्स एक्सटेंड THEODOLITE थियोडोलाइट कॉमा बॉक्स सेक्सटेंट बॉक्स SEXTANT ठीक है, थियोडोलाइट कॉमा बॉक्स सेक्सटेंट एक्सेट्रा। ओके, इसलिए इसको दो तरह से डिवाइड किया गया। आप सोच रहे होंगे सर ने इसको दो तरह से क्यों डिवाइड कर दिया, तो इसको दो तरह से इसलिए डिवाइड किया गया है डियर, क्योंकि जो हमारा कंपास है, जो हमारा कंपास है जिसे हम दिक्सूचक या कुतुबनुमा भी बुलाते हैं, ये केवल दिशा को इंगित करता है, कोण को नहीं बताता है, एंगल्स नहीं बताता, 90 डिग्री 40 डिग्री, बियरिंग बताता है। मेरिडियन नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये नॉर्थ को डिटरमाइन करता है, नॉर्थ, कि भाई नॉर्थ किधर है, और नॉर्थ बताएगा तो उसका अपोजिट साउथ एक्सप्लेन करेगा। और अगर नॉर्थ पता चल गया आपको तो नॉर्थ के राइट हैंड पे क्या होता है? ईस्ट होता है, तो ईस्ट मिल जाएगा, अपोजिट एंड पे वेस्ट मिल जाएगा ईस्ट के। तो इस तरह से हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, हमें डायरेक्शंस का ज्ञान हो जाता है कि भाई डायरेक्शंस क्या है, किस डायरेक्शन में होंगे। बिकॉज जब कोई भी आप मैप बनाते हो, सर्वेइंग में कोई भी आप वर्क करते हो, फील्ड वर्क, मैपिंग वगैरह जो भी चीजें, फील्ड वर्क करने के बाद, सर्वेइंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद जब आप उसका मैप तैयार करते हो डियर, तो वहां पर हमें जो है नॉर्थ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने की, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए कंपास बहुत इसेंशियल हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। बिना कंपास के भाई मैप आपने बनाया, हमने कहा सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ इतना मेहनत किया, फिर मेजरमेंट किया, दौड़ भाग किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपने मैप भी बना डाला, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन नहीं इंगित किया और आप भूल गए कि उस समय पता नहीं किस डायरेक्शन में थे हम, सपोज दैट वहां अब दोबारा नहीं आप जा पा रहे, इनएक्सेसिबल हो गया है वो एरिया, तब आप वहां की लोकेशन कैसे लोकेट करोगे? कैसे बताओगे कि जो हमने मेजरमेंट लिया था ये किस डायरेक्शन में था? ईस्ट में था, वेस्ट में था, नॉर्थ में था, साउथ में था। तो इसलिए डियर बहुत मैटर करता है कंपास से नॉर्थ, कोई भी आप वर्क करो सर्वेइंग का, नॉर्थ रिप्रेजेंट करना बहुत इसेंशियल फंक्शन है, बहुत एक इसेंशियल एक्टिविटी है। जैसे आदमी सुबह उठता है तो फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब चीजें क्या है? इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसी तरह से जो है हैबिट्स है हमारी, उसी तरह से जब आप कोई सर्वेइंग मैप बना रहे हो या वैसे भी कोई आर्किटेक्चरल मैप भी आप देखते होंगे, तो वहां पे डायरेक्शन जरूर रिप्रेजेंट किया रहता है। दैट्स वाई बिकॉज इट गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। इस वजह से बहुत मैटर करता है ये डियर। फिर आप चाहे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप एक्चुअल में सिविल इंजीनियर हैं, वर्क कर रहे हैं, देखिए सिविल का जो एक एरिया है डियर, बहुत वाइड एरिया है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है सिविल, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्ट हो गए तो अब हमारा कंप्लीट हो गया। इन लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ चीजें इसमें नई सीखते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट हैं। एक एक प्रोजेक्ट में 8-8, 10-10 साल तक लग सकते हैं, 5-5 साल, 3-3 साल तक के प्रोजेक्ट होते हैं। तो उस पर्टिकुलर फील्ड का, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आपको नॉलेज हो जाएगा। जैसे ब्रिज का है, हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट है, कोई टनल प्लांट, कोई अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, कोई जो है, तो बहुत सारे डिटेल में आपको जो है चीजें सीखने में टाइम लगता है। तो नहीं, बहुत जैसे मैंने बताया ना कि सिविल आपका एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को है। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए तो आपने सोचा बस हम हो गए, अब ऐसा नहीं है। फिर भी आप जब एज ए जे ज्वाइन कर लेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें वर्क करनी पड़ेंगी, बल्कि वहां तो आपको और ज्यादा आप एक्टिव रहने की और बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिकॉज अब आपको वहां कोई चीज बताने नहीं जाएगा, कोई आपको सिखाने नहीं जाएगा, ज्यादातर ट्रेनिंग तक जो भी होना था हो जाता है। अब आपको चीजें खुद जो है हैबिट में लानी है, खुद प्रैक्टिस में लानी है वहां पर। तो इसलिए बहुत मैटर करता है डियर नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। ओके, नेक्स्ट आता है डियर दैट इज थियोडोलाइट, बॉक्स सेक्सटेंट एक्सेट्रा। इन सभी से आप एंगल डिटरमाइन कर सकते हो। थियोडोलाइट, बॉक्स सेक्सटेंट, इनका एज पर नीड
एज पर टाइम अवेलेबल फंड, एज पर फंड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। थियोडोलाइट वगैरह थोड़ा सा महंगे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऑटो लेवल टोटल स्टेशन, तो उसके जो है यूज किया जाता है जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है, तो वहां पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यूज किया जाता है जैसी नीड पड़ती है। एंगल्स, ये सारे एंगल्स बताते हैं, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब एंगल को डिफाइन करते हैं, जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, और अगर हो रही हैं तब भी और नहीं हो रही है तभी, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सो प्लीज एक्सप्लेन योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थियोडोलाइट, बॉक्स एक्सटेंट जो है, ये सारी चीजें डायरेक्टली एंगल आपको डिफाइन करती हैं, बताती हैं, दो बिंदुओं के बीच का कोण बताती हैं, क्षैतिज समतल में, वर्टिकल प्लेन में भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नहीं, वर्टिकल प्लेन में भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे मेथड्स से टू डिटरमाइन द एंगल, मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल, जैसी कंडीशन होती है, जैसी नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम वो चीजें यूज करते हैं डियर। तो इस तरह से आपका मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल्स भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे प्रिसीजन इन सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग के प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे कि सर्वेक्षण की परिशुद्धता क्या है और किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है सर्वेक्षण की परिशुद्धता, उन सभी पर हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे डियर। वो सभी चीजें आप जानेंगे जो अभी तक आपने नहीं जानी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज ए प्रिसीजन इन सर्वेइंग। सर्वेक्षण में परिशुद्धता क्या है, सर्वेक्षण में परिशुद्धता क्या क्या महत्व है, क्यों जरूरी है सर्वेक्षण में परिशुद्धता, क्या मैटर करता है प्रिसीजन इन सर्वेइंग में, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक अप टू डेट होती रहे, आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिसीजन इन सर्वेइंग। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन इन सर्वेइंग, SURVEY, प्रिसीजन इन सर्वेइंग, ING, प्रिसीजन इन सर्वेइंग। जो डियर आपका प्रिसीजन इन सर्वेइंग है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है प्रिसीजन सर्वेइंग, या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए प्रिसीजन इन सर्वेइंग? ये मुझे बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, जो है शेयर करिए कि क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ अलग लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है, तो मुझे बताइए, जो है। चलिए बात करते हैं प्रिसीजन इन सर्वेइंग। सर्वेक्षण में जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन सभी कार्यों में देखिए, नेचुरली आपको पता है कि वर्क परफेक्टली होना, साइंस के स्टूडेंट हैं आप, इंजीनियरिंग के स्कॉलर हैं, आप जानते हैं जो थ्योरी होती है वो आइडियल होती है, और जो उस पर परफॉर्म होता है वो 100% आइडियल नहीं हो पाता है। वो जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, तो वो आपका जो है ऑब्जर्वेशनल होता है, जो है, या मेजर्ड वैल्यू होती है। लेकिन जो थ्योरी आपकी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि भाई आइडियल होना चाहिए, है ना। जैसे एफएम में क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड पढ़ते हैं, तो फ्लूइड क्या, आइडियल फ्लूइड, लेकिन व्यवहार में ऐसा कोई फ्लूइड आइडियल नहीं होता है। तो इसी तरह से जो भी सर्वेइंग ऑपरेशंस की थ्योरी कहती है, थ्योरी कहती है कि भाई ये चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो फील्ड में, तो क्या वो आइडियल हो पाती हैं, क्या वो चीजें 100% अप्लाई हो पाती हैं? नहीं ना। तो डियर आप ही सोचिए, थ्योरी के पैरेलल अब जब हम चल रहे हैं और चीजें हम 100% परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं फील्ड में, तो एरर होना स्वाभाविक है, त्रुटियां होना स्वाभाविक है, गलती होना स्वाभाविक है। हम आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन नेचर के हैं, तो हमसे आप भी गलतियां होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो गलतियां एक लिमिट से ज्यादा हो रही हैं, अगर रिपीट हो रही हैं, तब वो हमारी मूर्खता कही जाएगी, हमारी
जो है फुलनेस उसको बोलेंगे हम, हमारी उसकी जो है मूर्खता वो कहलाएगा। तो मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है। तो यही जो एरर्स होती है कितनी कम होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिनिमम होनी चाहिए, क्या रेंज है जो है, किन किन कॉजेस पर डिपेंड करता है ये, क्या इसके कॉजेस हैं, किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है, कैसे इसको हम डिजाइनेट कर सकते हैं, ये सब इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि प्रिसीजन इन सर्वेइंग क्या चीज है। एक्चुअली में सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता को ये परिभाषित करता है, डिफाइन करता है कि जो सर्वेक्षण कार्य हम कर रहे हैं उसकी परिशुद्धता कितनी है, उसकी परिशुद्धता कितनी है डियर। तो परिशुद्धता डिफाइन करने के लिए हमें पहले यह डिफाइन करना होगा कि जो सर्वेइंग ऑपरेशन आप करने जा रहे हो वो सर्वेइंग जो है क्या नेचर क्या है, पर्पस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप वो ऑपरेशन करने जा रहे हो, है ना। तो किस पर्पस से आप सर्वेइंग ऑपरेशन करने जा रहे हो, क्या पर्पस है आपका। ऐसा तो नहीं किसी को जो है उड़ाने जा रहे हो तो इस पर्पस से तो नहीं सर्वे करने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्या पर्पस है, एक लीगल पर्पस होना चाहिए, एक बेनिफिशियल पर्पस होना चाहिए, एक पॉजिटिव पर्पस होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या पर्पस है आपके सर्वे का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वेइंग, हमारे जो सर्वेक्षण है उसका हमारा उद्देश्य क्या है। सपोज दैट, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जहां पर मैं इस समय हूं, यहां पर एक ब्रिज का प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रॉसिंग लगती है, तो यहां पर बहुत क्रॉसिंग के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, भीड़ होता है, लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बगल थोड़ी दूर पे बगल बगल ही लगभग थोड़ा सा डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दो क्रॉसिंग पड़ जाती हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, जो है डेली की यही प्रॉब्लम्स थी। तो यहां पर एक ब्रिज का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, अभी ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में समस्याएं खत्म हो जाए जो है, और ये अच्छा भी है। तो ये एक बेनिफिशियल पर्पस में है, लोगों के हित में है, पॉजिटिव वे में है ना, और करेक्ट ऑर्डर करेक्ट है, तो इसलिए पर्पस में है। ये सर्वेक्षण का उद्देश्य, लोगों को उस प्रोजेक्ट की जरूरत भी थी, लोगों को जरूरत भी थी कि भाई यहाँ ब्रिज बन जाए तो हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप ऐसी जगह सर्वेक्षण करने जा रहे हो, जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो वो वहां पे उसका यूज ही नहीं है, जहां ऑलरेडी आप 10 कैनल है, कई कैनल्स हैं, नहरें हैं, वहां फिर से कोई कैनल प्रोजेक्ट लगाओगे तो कोई फायदा होगा, क्योंकि वहां के लोगों को तो ऑलरेडी उस जो वहां पे प्रेजेंट कैनल है उससे जो है अवेलेबल पानी अवेलेबल रहता रहेगा, मिलता रहेगा। तो इस तरह से ये पर डिपेंड करता है डियर कि पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस लिए हम उस सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, ये मैटर करता है, दैट इज पर्पस ऑफ सर्वेइंग। इसके बाद डियर नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एक्सपेंशन, क्या विस्तार है आपके क्षेत्र का, एक्सपेंशन क्या है, नेचर क्या है उस क्षेत्र का, किस टाइप का है क्षेत्र, नेचर एंड टाइप, किस टाइप का है, ऑफ एरिया, ये मैटर करता है डियर कि क्या एक्सपेंशन है, विस्तार कितना, मतलब छोटे क्षेत्र में है। भाई देखिए अगर 5-10 स्क्वायर मीटर में, 5 स्क्वायर मीटर में आप सर्वेक्षण कर रहे हो, वही हजारों स्क्वायर मीटर में कर रहे हो, हेक्टेयर में कर रहे हो, एकड़ में कर रहे हो सर्वेइंग, तो डिस्टेंस का, एरिया का इफेक्ट पड़ेगा ना, प्रभाव पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई क्या एक्सपेंशन है, नेचर कैसा है, इवन सरफेस है, अनइवन सरफेस है, टाइप ऑफ एरिया कैसा है, प्राइवेट एरिया है या कोई पब्लिक एरिया है, ठीक है, वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं जो है। ये भी डिपेंड करता है कि क्या एक्सपेंशन है, क्या नेचर है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देयर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, अवेलेबिलिटी AVAILIBILITY, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स INSTRUMENTS and their complete work, their detailed information
and detailed information of their working and detailed वर्किंग इंफॉर्मेशन, उनकी कार्य करने की संपूर्ण जानकारी, डिटेल्ड वर्किंग इंफॉर्मेशन, INFORMN, ओके, दे आर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो आप सर्वेक्षण करने जा रहे हो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो अवेलेबल है कि नहीं, पहली बात। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होना है, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं, क्या वो हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है हमारे पास, क्या उसकी डिटेल वर्किंग नॉलेज के लिए हमारे पास टीम है, भाई स्टाफ है हमारे पास कि जो उस डिवाइस को, उस ऑपरेटर्स को करेक्ट वे में रेगुलरली वर्क कर सके, परफॉर्म कर सके, उससे जो है ये मैटर करता है। डिपेंड करता है टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, आपके पास समय कितना है निर्धारित। हर एक प्रोजेक्ट का एक समय निर्धारित होता है कि भाई ये एक्सप्रेसवे, ये हाईवे है, ये ब्रिज है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये टनल प्रोजेक्ट है, ये हार्बर प्रोजेक्ट है, जो भी है ये एक निर्धारित समय 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है उसमें ये कंप्लीट होना है। तो क्या उसका टाइम डिसाइड है, टाइम एंड अवेलेबल फंड, अवेलेबल AVAILABLE, टाइम एंड अवेलेबल फंड FUND। क्या आपके पास पर्याप्त धन है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, जो है क्या गवर्नमेंट से सैंक्शन हो रहे हैं वो बजट्स, वो जो है जो फंड है वो सैंक्शन हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, फाइनेंस उतना मिल रहा है आपको कि नहीं। क्योंकि जब आपको प्रॉपर पेमेंट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फंड नहीं अवेलेबल हो पाएगा तो स्टाफ वर्क नहीं कर पाएगा, और जब स्टाफ वर्क नहीं कर पाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, पिछड़ता चला जाएगा। ठीक है, वर्क अच्छे से नहीं हो पाएंगे, जो है इनहेंसमेंट नहीं हो पाएगा, इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, जो है फास्ट नहीं हो पाएगा, वर्क स्लो हो जाएगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, टाइम एंड अवेलेबल फंड। क्या प्लॉटिंग कर रहे हो आप, प्लॉटिंग किस टाइप की है ना, क्या स्केल आप ले रहे हो, प्लॉटिंग एंड स्केल ऑफ द मैप, प्लॉटिंग PLOTTING, प्लॉटिंग एंड स्केल SCALE, स्केल ऑफ द मैप। क्या स्केल है भाई मैप का, है ना, मैप का क्या स्केल है, वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि किस स्केल पे बन रहा है, भाई छोटे स्केल पे बन रहा है या बड़े स्केल पे बन रहा है, आपने स्केल स्मॉल लिया है या लार्ज स्केल लिया है, स्केल क्या लेना है मैंने बता ही दिया है आपको, डिफरेंट टाइप से सर्वेइंग पर्पस के लिए, है ना, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे हो, टोपोग्राफिकल सर्वे हो, लैंड सर्वे हो, क्रॉस सेक्शन हो, लॉन्गिट्यूडनल L सेक्शन हो, ठीक है, सिटी सर्वे हो, रूट सर्वे हो, जो है आपका बिल्डिंग सर्वे हो, किसी भी टाइप के सर्वे के लिए मैंने डियर आपको सभी तरह के RF बता दिए कि क्या RF का रेंज होना चाहिए, और कॉमन सी बात है स्केल पता तो आप RF निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि स्केल और RF एक दूसरे से रिलेटेड है, बस यूनिट का डिफरेंस होता है तो मैग्नीट्यूड भी डिफर कर जाता है। और क्या स्किल्स है, स्किल्स मैटर करता है, स्किल्स ऑफ द स्टाफ SKILLS, स्किल्स ऑफ द स्टाफ, स्किल्स ऑफ द स्टाफ। जो स्टाफ है डियर उसकी स्किल क्या है, क्या उसकी जो है कुशलता है, जो है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर स्टाफ अच्छे होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे, वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो वो चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते होंगे, वो परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे, वो चीजों को बहुत अच्छे से उस पर वर्क करेंगे और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो प्रिसीजन हमारे सर्वेइंग का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि एरर्स को वो क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। तो वहां पर डियर क्या होगा कि एरर्स ऑटोमेटिक कम होती जाएंगी और प्रिसीजन हमें अच्छा मिलता जाएगा। तो यहां पर आपने देखा और भी अगर कुछ बचता है तो वो आपका एक्सेट्रा में आ जाता है यहां पर। ठीक है, एक्सेट्रा बेटा, लेकिन जो इतने मेन कॉजेस थे इतने ही थे, ये बहुत अफेक्ट करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं
अब प्रिसीजन का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रिसीजन हमारे सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता को डिफाइन करता है कि कितनी शुद्धता से सर्वेक्षण कार्य हो रहा है। और शुद्धता कब आएगी? जब हमारे सर्वेक्षण कार्य में एरर्स मिनिमम होंगी। और एरर्स मिनिमम कब आएंगी? जब हमारा स्टाफ, हमारी टीम उस प्रोजेक्ट को अच्छे से ईमानदारी के साथ प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में, एक टाइम, प्रॉपर वे टाइम में कंप्लीट करेंगी और अच्छी एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर स्किल के साथ। तो पर्पस क्या है? जितना पर्पस क्या है जिस सर्वेक्षण के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, उसको इफेक्ट ये प्रभावित करता है प्रिसीजन ऑफ सर्वेइंग। अगर जो है आप रिलैक्स हो, अच्छे जो है आपके पास टाइम सब कुछ, तो जो है आपको पर्पस मतलब जो है अच्छे से वर्क होगा। अगर भाई 10 साल का काम आपको 3 ही साल में करना है तो एक्यूरेसी कहाँ आ पाएगी? आप ही सोचिए। जल्दी जल्दी आपके ऊपर प्रेशर आएगा, ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तब आप जल्दी जल्दी में मजबूरी हो जाएगी आपको प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट कराना है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक्सपेंशन, नेचर एंड एयर टाइप ऑफ एरिया, उस क्षेत्र का विस्तार क्या है भाई? अगर छोटा क्षेत्र होगा तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। अगर जितना ही बड़ा क्षेत्र लेंगे उसको पार्ट पार्ट में डिवीजन में करके सर्वेइंग को ओवर करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन से क्या होगा कि जो है एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ही क्षेत्र बड़ा होता जाएगा, कर्वेचर, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, पृथ्वी की वक्रता का प्रभाव पड़ने लगेगा हमारे सर्वेक्षण कार्य पर। तो प्रिसीजन वहां प्रभावित होगी हमारे सर्वेक्षण की। मौसम कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, लगभग सोशल चीजें काफी इफेक्ट करती, काफी प्रभावित करेंगे हमारे सब प्रिसीजन को, सर्वेइंग को। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो वो अवेलेबल है या नहीं है। डिटेल्ड वर्किंग इंफॉर्मेशन, या उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वर्किंग की, कैसे उसे काम करना है आपको पता है, स्किल्ड है वो स्टाफ है। टाइम एंड अवेलेबल फंड, पर्याप्त धन है, समय है पर्याप्त। जितना अगर भाई टाइम नहीं होगा, फंड नहीं होगा तो आपका सर्वेक्षण प्रभावित होगा। जब सर्वेक्षण प्रभावित होगा तो प्रिसीजन सर्वेक्षण का प्रभावित होगा। प्लॉटिंग एंड स्केल ऑफ द मैप, स्केल आपने छोटा लिया है, बड़ा लिया। अगर आपने बड़ा स्केल लिया है तो वो छोटे क्षेत्र के लिए बेटर रहेगा, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र है तो वहां पे स्केल आपको ऑटोमेटिक छोटा करना पड़ेगा। तो जितना छोटा स्केल होता है, जितना डायवर्जन होते हैं, जितना, तो वहां पर जितने बड़े प्लॉट में, बड़े एरियाज में, वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। नेचर कैसा है? इवन सरफेस है, अनइवन सरफेस है, हिली एरियाज है, खाई है, पहाड़ है, मैदानी क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र है, रेत वाले क्षेत्र है ना, रेगिस्तान टाइप के हैं, या बर्फीले इलाके हैं, ठीक है, या जम्मू कश्मीर, श्रीनगर है, तो जो है जो कि बर्फीला इलाका ही आता है। तो उन सब चीजों पर काफी मैटर करता है। स्किल ऑफ द स्टाफ, क्या स्टाफ की स्किल है, वेल क्वालिफाइड, वेल जो है टैलेंटेड है जो है, तो ये सारी चीजें। और इसके साथ अगर जो है वेदर कंडीशन क्या है, उन सभी कारकों पर निर्भर करता है जो सर्वेक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जब सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होगा आपका तो उसकी परिशुद्धता ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगी। ओके, अब आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, दैट इज एरर्स इन सर्वेइंग। दैट इज एरर्स इन सर्वेइंग। अब हम डिस्कस करेंगे डियर, दैट इज एरर्स इन सर्वेइंग। एरर्स क्या होती हैं सर्वेइंग में, उस पर हम डिस्कस करेंगे जो है। अगर मेरी बात, तो आपने देखा यहां पर कि जो है प्रिसीजन क्या है और प्रिसीजन कैसे प्रभावित होता है, ये सभी चीजें आपने देख ली। और अगर आपको मेरी बातें क्लियर हुई हो, मेरा अंडरस्टैंडिंग आपको, अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एरर्स इन सर्वेइंग, जो है परमिशिबल एरर्स इन सर्वेइंग, क्या अब हम डिस्कस करने वाले हैं? परमिशिबल एरर्स इन सर्वेइंग। परमिशिबल एरर्स इन सर्वेइंग क्या है? परमिशिबल एरर्स, PERMI, ओके, PERMISSIBLE, परमिशिबल एरर्स, ERRORS इन सर्वेइंग, है ना। परमिशिबल एरर्स इन सर्वेइंग क्या है, इस पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। परमिशिबल एरर्स इन सर्वेइंग एक्चुअली में डियर क्या है कि जो एरर्स हैं सर्वेइंग में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि थ्योरी आइडियल है एकदम,
और जब आप उसको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने जाते हैं तो 100% एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाती है। तो एरर होना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो किस लिमिट में होनी चाहिए वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है। दैट इज नोन एज परमिसिबल एरर, मतलब कि कितनी एरर है जो परमिसिबल अलाउ कि भाई इतनी एरर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होगा तो वर्क आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर से पूरा प्रोसीजर, पूरा ऑब्जर्वेशन हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो वहां पे डियर ये मैटर करता है, जो परमिसिबल एरर है ये बता रहा है कि ये लिमिट बता रहा है कि भाई इससे ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। अगर भाई इससे ज्यादा एरर करोगे तो जो है ये वर्क एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर से पूरा प्रोजेक्ट, पूरा जो है वर्क, पूरा सर्वेइंग ऑपरेशन रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। ये इसको डिफाइन करता है परमिसिबल एरर इन सर्वेइंग। अब क्योंकि आपको पता है कि भाई सर्वेइंग कर रहे हैं तो एरर्स होना स्वाभाविक होगी भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप, ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये आपके हाथ में जरूर है कि एरर्स को आप कम से कम कर सकते हैं। फुल्ली एलिमिनेट करने का पूरा प्रयास करिए, लेकिन हाँ ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में, हम सबके हाथ में जरूर है डियर कि एरर्स को हम मिनिमाइज काफी हद तक कर सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा हमारी स्किल पर, हमारी एक्यूरेसी पर, हमारी कितनी ऑनेस्टी से हम अपना वर्क कर रहे हैं, थ्योरी सारी अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में या नहीं, हमारी केयर पर, ये सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। जो एरर्स है सर्वेइंग में, जितने अभी मैंने कारक आपको बताए प्रिसीजन इन सर्वेइंग के लिए, वो सभी एप्लीकेबल है, उन सभी कारकों पर डिपेंड करता है परमिसिबल एरर, क्योंकि वो सभी चीजें जब प्रॉपर वे में फॉलो होंगी, प्रॉपर मैनर में फॉलो होंगी, तो ऑटोमेटिक एरर्स कम होने लगेंगी, तो वो परमिसिबल लिमिट को सैचुरेट करने लगेंगी, परमिसिबल लिमिट तक पहुंचने लगेंगी, तो एरर्स आपकी कम हो जाएंगी, तो वर्क आपका एक्सेप्टेबल होने लगेगा। लेकिन जो है इसके साथ साथ जितने और भी कारक हैं, जैसे धूप, बारिश, बैड वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन, एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, time and available fund, skills of the laborers, skill of the team, skill of the engineers, skill of the surveyor, time and available fund, availability of instrument, available nature and expansion of the area, type of area, what is the purpose of surveying, जितने भी causes, वो सभी कारक, वो सभी कारण जो किसी भी तरह से डियर प्रभावित करते हैं हमारे सर्वेक्षण कार्य को, वो सभी पर निर्भर करता है परमिसिबल लिमिट। उनके अकॉर्डिंग कैसा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, भाई हायर एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो एरर्स उसमें कम होंगे ऑटोमेटिक। अगर आप जो है एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो उससे एरर होने के चांसेस ज्यादा। तो ये इंस्ट्रूमेंट पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है, जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेंगे परमिसिबल लिमिट उसके लिए और उतनी कम कर दी जाएगी, और जितना डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लेंगे परमिसिबल लेवल उसी रेशियो में बढ़ती चली जाती है, उसी के पैरेलल। ठीक है, लेकिन इसका कोई बंधा नियम नहीं है डियर, कोई बंधा रूल नहीं है कि जो है इस रूल से डिफाइन करेंगे, ये इन सभी पर डिपेंड करती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है रेंजेस बताई जाती हैं। जैसे अभी अभी ये यूनिट आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद आएगा नेक्स्ट चेन। तो चेन सर्वेइंग में क्या एरर्स परमिसिबल है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आएगा कंपास सर्वेइंग। तो कंपास जब अब उसमें देखिए कंपास इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, इसके पहले चेन यूज करेंगे, तो चेन के लिए दूसरा प्रोविजन है, चेन के लिए परमिसिबल लिमिट का दूसरा फॉर्म है, लिमिट है, जबकि कंपास के लिए चेंज हो जाता है। फिर आप और हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट पे थियोडोलाइट पे आ गए, थियोडोलाइट की और परमिसिबल लिमिट कम कर दी जाती है, क्योंकि क्वालिटी आपके इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा दी जा रही है। तो क्वालिटी बढ़ाने का मतलब कि आपको एक्यूरेसी लानी चाहिए, तो एरर्स आपसे और कम कर दी जाएंगी कि भाई एरर्स अब और कम करिए आप। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही आपको बहुत अच्छा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां पे आप कोई आपसे कैसे कह सकता है कि भाई इतनी एरर्स जो है से कम नहीं होना चाहिए। वो तो जो इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा वो बताया जाएगा वहां पर। तो इंस्ट्रूमेंट पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाइड हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट का डेवलप फॉर्म होता जाता है, उसी तरह से परमिसिबल लिमिट की एरर्स कम होती जाती है, कम कर दी जाती है। ठीक है, उसी रेशियो में टोटल स्टेशन यूज करोगे और एरर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी डियर जो मैटर करती हैं आपके परमिसिबल एरर्स इन सर्वेइंग को। इसके बाद जो मेरे ख्याल है मेरी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। परमिसिबल एरर क्या है, प्रिसीजन इन सर्वेइंग क्या है, मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल मेजरमेंट, वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। जो है मेरी सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर बेटा मेरी चीजें समझ में आ रही हैं आपको,
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो आज कांग्रेचुलेशंस, पार्टी देनी चाहिए आपको, क्योंकि अब ये आपका यूनिट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। जो है आपने एक स्टेज को, एक लेवल को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यूनिट अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, वो आपका होगा चेन डियर, चेन सर्विंग स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन आपका आज इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो क्योंकि ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है डियर, तो आई होप आप इस यूनिट का प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जो भी अब इसके प्रीवियस ईयर्स के बुक्स हैं आपके पास, पेपर्स हैं, आप जो है उनको उसको प्रैक्टिस करिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या अब इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं होगा तब बताइएगा मुझे, और होगा तब भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं। और बेटा आपको जरूर बता दूं, बेटा इसे शेयर जरूर करिएगा, अपने इस जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, हर जगह फैला दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर जरूर लेकर आइए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, फिर जो भी हो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो भी और नहीं होंगे तो भी मुझे जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल, लव यू, बाय बाय।